हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डॉग बूस्टर नॉलेज चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर लास्ट वीडियोस। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जो वीडियो है वो आप लास्ट तक देखिए क्योंकि आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हमारे साथ है डॉक्टर शाहिद अली जो अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट है। तो हम इनकी लाइफ के बारे में आज जानेंगे, कैसे ये 12th से कैसे इन्होंने अपनी एमबीबीएस की, कैसे इन्होंने अपना एमसीए का एग्जाम पास किया और कैसे अभी ये सब प्रेजेंट में सफदरजंग हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट है। तो डॉक्टर शाहिद अली अपने बारे में बताइए। माय नेम डॉक्टर शाहिद अली और मैंने आई एम इन जेआर इन सफदरजंग। तो मैंने डॉक्टर शाहिद अली आपने एमबीबीएस कहाँ से की है? मैंने एमबीबीएस ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान से की है। तो किर्गिस्तान में वहाँ पे एमबीबीएस कितने साल की होती है? वहाँ पे 6 साल की एमबीबीएस होती 6 साल की। है। जी। जैसे वहाँ पे 6 साल की एमबीबीएस होती है तो वहाँ की इंटर्नशिप, जैसे आप इंडिया आते हो तो एग्जाम देते हो, उसके बाद इंटर्नशिप यहाँ पे काउंट होती है? नहीं सर, यहाँ पे इंटर्नशिप काउंटर नहीं होती। यहाँ पे हमें एफएमजी एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद हमें फिर इंटर्नशिप करनी होती डॉक्टर साहब, जैसे हम आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने डॉक्टर बनने का फैसला कब लिया? कब आपने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? है। 12th के बाद जब हम 12th पास की हमने, तो हमारे जो फ्रेंड थे, वो अलग-अलग फील्ड में जाने लगे। तो उसके बाद हमने भी सोचा चलो दोस्तों के साथ बीसीए कर लेते हैं। लेकिन बीसीए में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर दोस्तों ने बोला कि हम तो बीसीए भी नहीं कर रहे भाई, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़रनगर गया एडमिशन लेने के लिए। फिर वहाँ पे हमारी बात सही नहीं हुई तो उसके बाद हम मुज़फ़्फ़रनगर मेडिकल कॉलेज गए। भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है मुज़फ़्फ़रनगर में, वहाँ हम्म। पे गए। और वहाँ पे बात होने के बाद ठीक है, फिर हमने डिसीजन लिया कि अ, वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। उसके बाद मेरे गाँव के एक डॉक्टर ने सलाह दी कि यार तुम ना रसिया में जाके डॉक्टरी कर लो। वहाँ से आके एक एग्ज़ाम होगा एफएमजी, एफएमजी आके एग्ज़ाम देना तो तुम जो इंडियन ग्रेजुएट होते हैं, आईएमजी होते हैं, तुम भी आईएमजी कहलाओगे उसके बाद। तो आपको रसिया जाने की सलाह जो आपके गांव के डॉक्टर थे उन्होंने दी। जी, तो वहां से आपको पता लगा कि रसिया में भी एमबीबीएस होती है, जी, उसके जी, बाद से आपने वहां के बारे में सोचना स्टार्ट किया। जी। तो आपने उसके बाद फिर क्या किया आगे? उसके बाद मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया, तो जैसे ही मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, मेरा पासपोर्ट कैंसल हो गया, पासपोर्ट डिले हो गया, मेरा पासपोर्ट बना नहीं प्रॉपर। तो उस वजह से मैं उस साल नहीं जा सका, तो गाँव में कुछ जो फ्रेंड्स थे और जो नेबर थे, वे डॉक्टर साहब कह के बोलने लगे। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर ही बनते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जो मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया, मेरा 2 महीने के अंदर पासपोर्ट आ गया। तो जब आपका पासपोर्ट कैंसिल हुआ तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा? क्योंकि आपका एक सपना था, उसी साल आप एक्साइटमेंट में थे कि आपको रसिया जाना है, आपको डॉक्टर बनना है। क्योंकि वो एक एक्साइटमेंट जो होता है ना, जब हम अपनी कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा एक्साइटमेंट होता है। जी। तो उसके बाद जैसे ही आपका पासपोर्ट कैंसिल हुआ उसके बाद आपको क्या फील आपने किया? उसके उसके बाद मुझे गिल्टी फ़ील होती थी कि मैं एक डॉक्टर बनने जा रहा था और मैं अभी भी गाँव में हूँ, तो कुछ जैसे मुझे डॉक्टर साहब बोलते थे, मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता था कि ये मुझे चिढ़ा रहा है, ऐसा लगता था। तो आपको ऐसा लगता था? जी, तो फिर आपने अपने पासपोर्ट तक आने का वेट किया। जी। तो उसके बाद जब आप रसिया चले गए तो वहाँ आपकी जो एक्सपीरियंस था वहाँ के लोगों के साथ, जो वहाँ के, क्योंकि जब हम कहीं नई कंट्री में जाते हैं तो वहाँ एक्सपीरियंस एक हमारे लिए अलग होता है, न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? जब मैं रसिया पहुँचा, तो क्या है, मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ था। वहाँ पे सब इंग्लिश और रशियन बोलते थे, तो मुझे बड़ा दिक्कत होती थी इंग्लिश में, क्योंकि बुक्स मैंने तो पहले हिंदी में पढ़ी थी 12th तक, अब सब इंग्लिश में थी, तो उतने मुझे याद नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ली वहाँ पे, फिर दोस्तों के साथ स्टडी की, उसके बाद धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहा। तो आपने वहाँ पे, आपके लिए एक तो आप नई कंट्री में गए, जी, उसके बाद आपके लिए एक लैंग्वेज का जो इशू था वो इश्यू। आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था वहाँ पे। जी, तो आपके लिए वहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी, वहाँ जी, वहाँ पे आपको डबल मेहनत करनी पड़ी क्योंकि एक तो आपको नई कंट्री में गए, वहाँ आपको खाने पीने का बहुत इशू हुआ होगा, जी। उसके बाद आपको लैंग्वेज का इशू रहा। तो आपने एफएमजी के लिए कौन से ईयर से पढ़ाई करनी स्टार्ट की थी?
मैंने अपने फाइनल ईयर में अच्छे से स्टडी करना चालू कर दिया था। वैसे तो मैं धीरे-धीरे पढ़ता चल रहा था, लेकिन फाइनल ईयर में जब ऐसे एमसीआई का डर लगने लगा कि एफएमजी पास होना ही होना है, अगर नहीं होगे तो तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो। उसके बाद मैंने अपनी स्टडी चालू कर दी थी। उसके बाद स्टडी चालू जी, की। फिर आप उसके बाद इंडिया आए और आपने एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया। जी। तो यहाँ पे जब आपने एफएमजी एग्ज़ाम पास किया तो आपने इंटर्नशिप कहाँ से की है? एफएमजी एग्ज़ाम पास करने के बाद मैंने इंटर्नशिप अपनी मेरठ से की, प्यारेलाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। प्यारेलाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी, से। तो आपका वहाँ का इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा। जी, जी। तो जैसे आपने इंटर्नशिप की उसके बाद आप अभी जैसे सफदरजंग में आप जूनियर रेसिडेंट हो, तो यहाँ आप कैसे पहुँचे? यहाँ पे फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि आप ना डीएमसी अप्लाई कर दो। आपके पास 2 रजिस्ट्रेशन हो जाएँगे, यूपीएमसी और डीएमसी। यूपीएमसी और डीएमसी। हाँ, तो फिर मेरे दोस्त ने बोला कि डीएमसी अप्लाई कर दो, तो उसने मुझे कॉल करके बुला लिया। तो मैंने डीएमसी अप्लाई किया, फिर डीएमसी अप्लाई करने के बाद उसने ही मेरा फॉर्म भर दिया ये सफदरजंग का। तो सफदरजंग का जैसे यहाँ पे फॉर्म भरना होता है, तो इस सफदरजंग में जो आप जैसे आपने जेआरसीप यहाँ पे जॉइन की, तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह देना हाँ, होता है? उसके लिए हमने सफदरजंग का एग्ज़ाम दिया था और उसमें एग्ज़ाम देने के बाद उसमें क्वालीफाई होना होता है, उसके बाद ये सफदरजंग में नंबर आता है। सफदरजंग में उसके जी। बाद नंबर आता है। तो सफदरजंग में जैसे आपका अभी आप सफदरजंग में आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? अभी सफदरजंग में मैं कैजुअल्टी में हूँ और काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिल रहा है और काम करने को मिल रहा है। तो हम जो पेशेंट के साथ अच्छे से पेश आते हैं। अच्छे से पेश आते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब आप अभी सफदरजंग में हो, तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जेआरसीप में सैलरी वगैरह क्या होती है? तो आप बताएँगे कि वहाँ पे सैलरी कितनी है नहीं, आपकी? नहीं सर सैलरी के बारे में क्या डिस्कस करना? नहीं, जैसे नहीं। जो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमसे पूछते हैं हमेशा कि जेआरसीप की सैलरी कितनी होती है? जैसे दिल्ली में एक कॉमन सबकी सेम सैलरी है, हर गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं यहाँ पे जी। जेआरसीप की सेम सैलरी है, तो वो कितनी होती है? अभी जो है सैलरी 1,25,000 सैलरी है। 1,25,000। जी, तो जैसे आपने सफदरजंग जॉइन किया, आपकी फर्स्ट सैलरी यहाँ से स्टार्ट हुई आनी, जी। तो आपको कैसा फ़ील हुआ उस टाइम पे? उस टाइम पे मतलब फर्स्ट सैलरी आने के बाद प्राउड फील होता है कि चलो एटलीस्ट हम भी कमाने लायक हो गए। अभी तक घर को से ले रहे हैं 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 दूसरे-तीसरे दिन मँगाते रहते हैं। तो अब लग रहा है कि नहीं अब घर से मँगाना नहीं पड़ेगा। तो आपका जो सपना था, आपने जो 12th करने के बाद एक सपना देखा था डॉक्टर बनने का, तो अब आपको लगता है वो आपका सपना पूरा हो गया? जी, अब लगता है कि चलो अब हमारा सपना पूरा हुआ, हम डॉक्टर बन गए हैं फ़िलहाल। तो मतलब फिर भी लगता है कि नहीं यार, ये प्रोसेस यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अभी हमें पीजी की तैयारी करनी चाहिए। पीजी की हमें तैयारी करनी चाहिए। पीजी में एमडी मेडिसिन और कार्डियो जो भी मिले ले लेना चाहिए। तो आप अभी पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे जी, हो। पीजी की तैयारी। डॉक्टर साहब आपसे लास्ट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हम एफएमजीज होते हैं, तो कुछ लोगों का मानना होता है जैसे हम जाते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, तो वो एक लोगों ने ना एक मतलब सोच बना के रखी है कि एफएमजी पढ़ते नहीं है या एफएमजी की लाइफ एक अच्छी नहीं होती है, एफएमजी इंडिया में आके उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डॉक्टर नहीं होते। मतलब एक सोसाइटी में ना लोगों ने एक थॉट बना के रखी है कि जो लोग बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस? एक्चुअली जेन्युइन रीज़न क्या है, जो ये थॉट रखते हैं ना, वो फैमिली क्या होते हैं उनके मतलब उनकी जो थिंकिंग ये होती है कि अगर हमारा बच्चा तो कुछ कर नहीं रहा, तो दूसरे का बच्चा भी नहीं करना चाहिए। तो मतलब अपने को तो उन्हें कुछ कराना नहीं, दूसरा कुछ कर रहा है तो उनको लगता है कि ये आगे ना निकल जाए। लेकिन बच्चे जो भी अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं, वो वहाँ पे भी स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी आके स्टडी करते हैं। ये जो एफएमजी एग्ज़ाम है, मैं मानता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बच्चे पास कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि पढ़ते हैं। ठीक है, किसी-किसी का बैड लक चलता है, वो पास नहीं कर पाता, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में वो भी पास कर लेता है। तो डॉक्टर साहब जैसे हमारे जितने एफएमजी फ्रेंड्स हैं जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगा जो बच्चे एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफ़लाइन कर रहे हैं, उसे तैयारी एक टाइम टेबल के हिसाब से कर लेनी चाहिए। उसको अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि उसे सुबह उठना कब है और शाम को सोना कब है।
जैसे ही वो अपना ये टाइम टेबल बनाएगा, मैं वैसे ही बताता हूँ कि सुबह उठते ही उसको 2 आवर्स आते ही एमसीक्यू लगाने हैं उसको। 2 आवर्स अपना एमसीक्यू लगाने हैं। 2 आवर्स के बाद फिर उसको अपना जो नोट्स है उसको रिवाइज़ करना है। उसको नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद फिर अपना शाम को जब उसे लेटते अपना सोने के लिए जाना हो, तब उसे फिर एमसीक्यू लगाने हैं। क्योंकि पास होने के लिए 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू और रिवीजन। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। और मैं जितने मेरे एफएमजी फ्रेंड्स हैं जो भी अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो एक तो बिल्कुल भी लो फील ना करे और अच्छे से मोटिवेट होकर तैयारी करे, क्योंकि आप लोग भी एक दिन अच्छे से कामयाब होगे। आप भी एक दिन किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स देख रहे होगे, जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब है, अभी सफदरजंग में पेशेंट्स देखते हैं, तो एक आपको प्राउड फील होगा जिस दिन आप हॉस्पिटल में बैठोगे ना, आपके सामने जो मरीज होगे, उस दिन आप प्राउड फील करोगे। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी की फेज है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको अगर कोई कुछ भी बोलता है, क्योंकि लोगों का काम है बोलने का, अगर आप पास नहीं हुए या आप किसी भी वजह से आपका सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपको लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि ये पढ़ता नहीं है, ये तो वहाँ पे मजे लेके आया है, कुछ भी बोलते हैं, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ की सोचें मत, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं उनका सिर्फ काम है बोलना, और आपको वो चीज़ सिर्फ सुननी है और आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।